लानत है, अगर मैं अपने कमज़ोर वर्ग की बात सदन में नहीं रख सकती तो मुझे सदन में रहने का अधिकार नहीं है। जुलाई 2017 में मायावती ने ये बोलते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। वो सहारनपुर हिंसा पर बोल रही थी। मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। देश की सबसे बड़ी दलित नेताओं में उनकी गिनती को कोई नकार नहीं सकता। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। देश के कई राज्यों में इसके विधायक चुने जाते हैं, लेकिन सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीएसपी का एक ही चेहरा होता है, बहन मायावती। बीएसपी की राजनीति कैसे बदल रही है, ये ऊपर के मायावती के 2 बयानों से समझा जा सकता है। दिलचस्प तो यह है कि कई दफा मायावती चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती और उनके उम्मीदवार जीत जाते हैं। 2014, 2019 के आम चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार ने मायावती को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। मायावती ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन ये चुनाव उनके लिए अलग होने वाला है और शायद मुश्किल भी। जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2017 में उन्हें सत्ता मिली थी, वो अब टूट चुकी है। इस बीच मायावती ने खुद कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन सफलता से हमेशा दूर रही। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभु दयाल के घर हुआ था। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। पिता डाक विभाग में काम करते थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। बहन जी के गांव का नाम बादलपुर है, जो यूपी के गौतम बुद्ध जिले में आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से उन्होंने बीए किया है। गाजियाबाद से बीएड और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। बीएड करने के बाद दिल्ली के इंद्रपुरी के जेजे कॉलोनी में बतौर टीचर मायावती ने पढ़ाना शुरू किया था। साथ ही आईएएस की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इस बीच कांशीराम से उनकी मुलाकात हुई और 1984 में वो बसपा में शामिल हो गई। बहुत कम लोगों को पता है कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मायावती जब 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें लोकतंत्र का करिश्मा कहा था। 1989 में वह पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई और उनकी पार्टी ने 13 सीटें जीतकर अपनी मजबूती का परिचय दिया। 1997 में वह दोबारा मुख्यमंत्री बनी। 2002 से 2003 और 2007 से 2012 के बीच वह फिर से मुख्यमंत्री बनी। देश की सबसे कद्दावर नेता बन चुकी मायावती भले ही अभी राजनीतिक रूप से कमजोर हुई हों, लेकिन देश की एक बड़ी दलित आबादी आज भी उनके साथ है। मायावती और कांशीराम के शुरुआती दिनों की बात है। तब मायावती आईएएस बनना चाहती थी। कांशीराम मायावती के बोलने की शैली और उनकी राजनीतिक समझ से प्रभावित हुए थे। कांशीराम को मालूम हुआ कि मायावती आईएएस बनना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने मायावती से कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार तुम्हारे सामने तुम्हारे आदेश के इंतजार में खड़ी होगी। मायावती को करीब से जानने वाले कहते हैं कि मायावती को पढ़ाने में उनकी मां की बड़ी भूमिका थी। उनकी मां चाहती थी कि उनके सारे बच्चे पढ़ लिख जाएं ताकि अच्छी जिंदगी जी सकें। मायावती के जेल जाने की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। बहन जी के जेल जाने की कहानी बुलंदशहर से जुड़ी हुई है। बुलंदशहर में मायावती और एक डीएम के बीच मत पत्र देखने के लिए छीना झपटी और हाथापाई हो गई थी। दिसंबर 1991 की यह घटना है। मायावती को तब बुलंदशहर से तब के इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था। पेशी के बाद लौटते वक्त एक दरोगा मायावती का एनकाउंटर भी करना चाहता था। मायावती लखनऊ पैसेंजर से इलाहाबाद आ रही थी। ट्रेन रुकने पर साथ में चल रहे स्कॉट के दारोगा ने नीचे उतरकर पैदल चलने को कहा। रेलवे लाइन क्रॉस करते समय दारोगा ने मायावती की हत्या करने के इरादे से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। ट्रेन के उसी कोच में सफर कर रहे आर्मी वालों ने दारोगा को खबरदार करते हुए कहा कि गोली मत चलाओ। आर्मी वालों के कहने पर दारोगा डर गया। इसके बाद मायावती को रिक्शे पर बिठाकर पुलिस लाइन लाया गया। मायावती ने दारोगा की शिकायत करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट को लिखित दरख्वास्त लिखी थी। कभी कांशीराम और मायावती के साथ काम कर चुके सरवर हुसैन ने एक साक्षात्कार में मायावती के बारे में ये बातें कही थी।
मायावती जब चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 1960 के बाद ऐसा करने वाली यूपी की वो पहली मुख्यमंत्री थी। देश की सियासत, खासकर देश की दलित सियासत में मायावती सभी नेताओं से आगे हैं। इस कामयाबी के साथ साथ मायावती के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। कई घोटालों में उनका नाम भी आया। मसलन लोग सवाल करने लगे कि 1995 में महज 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति वाली मायावती के पास 2012 में 112 करोड़ 64 लाख रुपए की संपत्ति कैसे आ गई। 2008 में यूएस केबल ने मायावती को पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का तमगा दिया था। यह रिपोर्ट यूएस एम्बेसी दिल्ली से भेजी गई थी। 2011 में विकिलीक्स ने अपने खुलासे में मायावती को तानाशाह, भ्रष्ट और शाही खर्चे वाली बताते हुए कहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने अपनी पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने निजी प्लेन को मुंबई भेजा था। मायावती में असुरक्षा की भावना इतनी है कि उनके खाने से पहले उसे एक कर्मचारी चखता है। उनकी रसोई में खाना बनाने वाले 9 रसोइयों की निगरानी होती है। घर से ऑफिस निकलने से पहले वे सड़क को धुलवाती हैं। विकिलीक्स ने इस बात का भी खुलासा किया था। मायावती के करीबी सतीश मिश्रा ने यूएस एम्बेसी के अफसरों से कहा था कि निजी तौर पर मायावती का झुकाव भ्रष्टाचार की ओर है, साथ ही वो तानाशाह जैसा व्यवहार करती हैं। विपक्षी दल अक्सर मायावती पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि मायावती के सरकार में रहते हुए सिर्फ पत्थरों की नक्काशी बेहतर हुई है। विपक्ष स्मारकों और पार्कों के जरिए अक्सर मायावती पर हमला करते रहते हैं। मायावती के स्मारकों और पार्कों पर होने वाला खर्चा किसी पहेली से कम नहीं है। पत्थरों की इस दुनिया का गणित भी बहुत जटिल है। तो चलिए मायावती के पार्क और स्मारकों के गणित को जानते हैं। मायावती सरकार ने लखनऊ, नोएडा और बादलपुर गांव में बनाए गए स्मारकों के लिए लगभग 750 एकड़ बेशकीमती जमीन इस्तेमाल की और इन स्मारकों के निर्माण पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले से बनी पुरानी इमारतों को तोड़ने और मलबा हटाने का खर्च इनमें शामिल नहीं है। स्मारकों में इस्तेमाल हुई 750 एकड़ जमीन की कीमत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। स्मारकों के रख रखाव के लिए लगभग 6000 कर्मचारी रखे गए हैं। सालाना इनके वेतन का बजट 76 करोड़ रुपए है। वेतन के अलावा रख रखाव का सालाना खर्च 50 करोड़ रुपए है। इन स्मारकों में हर महीने औसतन 75 लाख यानी सालाना 9 करोड़ रुपए की बिजली जलाई जाती है। मायावती कहती हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के बजट का सिर्फ 1% धन इन स्मारकों पर खर्च किया है। सियासत में आदमी की किस्मत खुद के भरोसे कम दूसरों के ज्यादा होती है। मायावती साधारण परिवार से आई थी। कांशीराम उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। मायावती ने संघर्ष भी किया, बसपा को खड़ा किया, शेड्यूल कास्ट से आने वाली देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन आज उनकी इमेज बदल चुकी है। कुछ हद तक एक बड़ी आबादी उनसे दूर होती जा रही है। उनकी इमेज बहुत बदल गई है। एक साधारण महिला लाखों जनता के सामने भला 5 करोड़ के नोटों की माला कैसे पहन सकती है? वो जनता जैसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। देश में दलितों की स्थिति सुधरी है, लेकिन आज भी एक आबादी है जो दाने दाने के लिए मोहताज है। उनका जन्मदिन किसी त्योहार से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें पार्टी के तथाकथित गुंडे कार्यकर्ताओं से फंड वसूली करते हैं। मायावती का पसंदीदा रंग पिंक है, माने गुलाबी। वो पिंक सलवार पहनती हैं। उनके घर का रंग भी पिंक है। जन्मदिन पर उनका केक भी पिंक कलर का होता है। लेकिन जो दुनिया उन्हें अपना मसीहा मानती है, वो आबादी जो उन्हें अपना नेता मानती है, वहां सब स्याह है, माने सब कुछ काला। उनकी बस्तियां काली, बस्तियों के नाले काले और काले हैं लोगों के सपने। यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। मायावती अगर इस बार इस गुलाबी दुनिया से नहीं निकली तो महज दलितों की तथाकथित नेता होकर रह जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।